ठीक है, आज के इस क्लास में हम झारखंड जीके का जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, एनर्जी रिसोर्सेस में अलग अलग टाइप के एनर्जी रिसोर्स हमें मिलता है अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में। झारखंड की अगर हम बात करें तो दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेस हैं। एक तो एनर्जी रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे पावर जनरेशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हो रही है। तो दो ही टाइप के यहाँ पे पावर जनरेशन है, समझो। एक तो कोल बेस्ड है और दूसरा है आपका हाइडल या हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो। ठीक है, तो दो ही टाइप के साधन यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। अच्छा देखो यार, इसमें जितने भी डेटा है ना, वो एक तो मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है, जो नेट वगैरह में जितने भी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, वो सब आउटडेटेड डेटा है। तो इसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हुई मुझे। और आप अगर इसको मैच करोगे इस डेटा को तो वो मिलेगा नहीं, है ना। तो मार्केट वगैरह के बुक में तो सारे पुराने डेटा को भरे पड़े हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा है कैसे वैसा हुआ। लेकिन मैंने अपडेट कर दिया है अपने तरफ से, जितना भी मैंने क्रॉस चेक कर सकता था उतना। और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं हो आपको, क्योंकि ऑफिशियल जो डेटा है ना वो भी बहुत आउटडेटेड डेटा है। ऑफिशियल साइट्स वगैरह में या गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट वगैरह में भी बहुत पुराने डेटा भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने जितना क्रॉस चेक किया और कुछ जगह मैंने कॉल करके पूछा, तो उससे जो डेटा मुझे अवेलेबल हुआ है वो चीज मैं आप लोग से शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मेनली यहाँ पे दो टाइप के रिसोर्सेस है, एक कोल बेस्ड, दूसरा वाटर बेस्ड, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, तो झारखंड में एनर्जी रिसोर्सेस के दो मेन सोर्सेस यही है। कोयला से जो हम थर्मल पावर जनरेशन करते हैं वो, और दूसरा वाटर से जो हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन होता है वो। ठीक है, तो ये दो ही टाइप के पावर प्लांट्स आपको ध्यान में रखना है। कोल फायर्ड पावर स्टेशन, जिसको हम थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो वाटर बेस्ड, जिसको टरबाइन के थ्रू जो हम पावर जनरेट करते हैं। तो ये दो टाइप के पावर जनरेशन यहाँ पे झारखंड में हो रहा है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स की। कौन 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 से थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं जो अमूमन एग्जाम वगैरह में पूछता है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का। अब नाम से ही क्लियर है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन। तो लोकेशन ये आपको याद रखना है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1953 में जो है, जो डीवीसी के अंदर में ये स्टार्ट हुआ था, मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंदर में ही इसको जो है स्टार्ट किया था। और इसके दो यूनिट्स जो है उस टाइम में लगाए गए थे। अगर हम बात करें इसके जनरेशन कैपेसिटी की, तो देखो इसमें मैंने जैसा कि कहा कि जो डेटा है वो इतना वेरी करता है अलग अलग सोर्सेस में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसको क्लियर कर दूं कि क्या डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जनरेशन कैपेसिटी अभी बोल रहा है 500 मेगावाट। ठीक है, चलो, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन एशिया। एशिया का ये पहला सबसे बड़ा पावर थर्मल पावर स्टेशन माना जाता है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को। तो ये खास तौर पे याद रखना है आपको, ये एशिया का सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा जो है पावर थर्मल पावर स्टेशन के रूप में इसको जाना जाता रहा है हमेशा से। ठीक है, इसके पहले जो है एशिया में 1953 तक किसी भी तरीके से इतना बड़ा पावर स्टेशन नहीं लगाया गया था। जो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाए गए थे वो इससे छोटे थे। तो ये एशिया का पहला सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मनी। उस टाइम में इसको जो है सहायता मिली थी वो यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया था। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दामोदर वैली कारपोरेशन के अंडर में आता है। दामोदर घाटी नदी परियोजना के अंदर में ही इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जब ये शुरुआत में इसको एस्टैब्लिश किया गया था उस टाइम में जो है इसके 830 मेगावाट के आसपास इसके जनरेशन कैपेसिटी थी। जब ये लगाया गया था 1953 में, तब की ये बात है। ठीक है, तो उस टाइम में तो 830 मेगावाट से ये शुरू हुआ था। और बाद में जो है इसके दो स्टेशन लगाए गए, जिसको एक को बोला जाता है, पहले को बोला जाता था बीटीपीएस, बीटीपीएस ए। ठीक है, एक है बीटीपीएस ए और दूसरा है बीटीपीएस बी। ये दो अलग स्टेशन है। एक स्टेशन है बीटीपीएस
ए, मतलब कि बोकारो थर्मल पावर स्टेशन ए और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी। तो इसको जो है स्टार्ट किया गया था 1953 में और ये स्टार्ट हुआ था 1986 में। ये दो चीजें हो गई। और ध्यान रखना है कि जब ये शुरू हुआ था 1986 में, तब इसके जो है 3 यूनिट लगाए गए थे 210 मेगावाट के। तो ये कितना हो गया टोटल 630 मेगावाट। इतना जनरेशन स्टार्ट हुआ था बी वाले स्टेशन में 1986 से। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके मतलब कि जो ए वाला है उसको जो है 45 मेगावाट के जो है 3 यूनिट यहां पे लगाए गए थे। और इसका जो चौथा यूनिट था वो एक यूनिट जो है 40 मेगावाट का था। ठीक है, ये जो है 3 यूनिट जो है 1953 के आसपास में जो है लगाए गए थे और ये जो है 1960 में एक और यूनिट लगाया गया 40 मेगावाट का। अब ये पूरा का पूरा जो है ये चारों यूनिट को जो है डीकमीशन कर दिया गया 2000 में। क्या हुआ? ठीक है, 2000 में जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया। अब ये जो 210 मेगावाट के जो 3 यूनिट थे इसको जो है 2017 और 2021 के बीच में, मतलब यूनिट 1 को 2017, यूनिट 1 और यूनिट 2 को 2017 में रिटायर कर दिया गया और यूनिट 3 को जो है 2021 में रिटायर कर दिया गया। तो ये तीनों यूनिट भी क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए। ठीक है, अब देखो बीटीपीएस ए भी चला गया, सब डीकमीशन हो गया, तीनों चारों यूनिट इसके इसके जो 3 यूनिट थे वो भी रिटायर कर दिए गए 2021 तक। अब जो है बीटीपीएस बी में जो है 500 मेगावाट का एक नया जो है जो एडिशनल कैपेसिटी है वो स्टार्ट किया गया। ठीक, और ए में जो है इसको एक्सपैंड किया गया और 2014 में जो है एक नया जो है 500 मेगावाट का जो है यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, सॉरी यार, ये मैं 500 मेगावाट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो बीटीपीएसए है इसमें 500 मेगावाट का एक नया जो है स्टेशन स्टार्ट किया गया 2014 में। इसको 2000 में बंद कर दिया गया ये चारों यूनिट को और एक यूनिट लगाया गया 500 मेगावाट का यहाँ पर। ठीक है, 2014 में। अब इसी 2014 में ये आगे चल के 2016 में ये स्टार्ट हुआ और अभी वर्तमान में यही 500 मेगावाट जो है चल रहा है। अब रही बात इसको जो रिटायर किया गया था 630 मेगावाट का, इसको फिर से 2023 में बात चल रही है इसको फिर से स्टार्ट करने की। तो अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो ये 500 मेगावाट और ये 630 मेगावाट ये दोनों मिला करके 1130 मेगावाट का यहां से जनरेशन होगा इन फ्यूचर। वर्तमान में आपको बीटीपीएस ए का 530 मेगावाट और बीटीपीएस बी का 630 मेगावाट जो है ये रिटायर है ना, ये कंप्लीटली जो है डीकमीशन नहीं हुआ है। दोनों में फर्क होता है। डीकमीशन होने का मतलब ये है कि डिसमेंटल कर देना, इसको हटा देना, कंप्लीटली इस यूनिट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना। रिटायर करने का मतलब है कि ये सिर्फ अभी रिटायर है, कुछ टाइम के लिए ये वापस शुरू किया जा सकता है। तो इसीलिए कई बुक में आपको 630 मेगावाट लिखा रहेगा कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, या कई बुक में आपको 500 मेगावाट लिखा रहेगा, कई बुक में आपको 1130 मेगावाट लिख जाएगा और कई बुक में 830 लिखेगा, जो कि बहुत पुराना है, 1953 के आसपास में हुआ था। तो समझने वाली बात यह है कि मैं आपको ये क्यों इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीजें आपको। ठीक है, तो बस एक चीज समझना, जब ये 1953 में स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में बोला गया था 830 मेगावाट का जनरेशन होगा और बाद में जो है 3 यूनिट लगाया गया 45 मेगावाट का और एक यूनिट लगाया गया 40 मेगावाट का। ठीक है, ये 1953 1960 में। तो ये 830 मेगावाट तो नहीं हुआ, लेकिन बोला गया था कि उतना होगा। बाद में ये चारों यूनिट को 2000 में डीकमीशन कर दिया गया, मतलब कि ये बीटीपीएस स्टेशन एक कंप्लीटली बंद हो गया। ठीक है, लेकिन 2014 में एक नया यूनिट चालू किया गया 500 मेगावाट का, जो अभी भी चल रहा है। तो यही बचा हुआ है जो जनरेशन कर रहा है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेशन बी की। तो स्टेशन बी स्टार्ट हुआ 1986 में। अब कई बार एग्जाम में पूछता है कि बीटीपीएस स्टेशन ए कब स्टार्ट हुआ, तो 1953 में।
स्टेशन बी कब स्टार्ट हुआ? तो 1986 में। ये दोनों बातें आपको याद रखना है, एक 53 में स्टार्ट हुआ है, एक 96 में। जब ये 96 में स्टार्ट हुआ तो इसके 3 यूनिट है 210 मेगावाट का, जो बाद में रिटायर कर दिया गया 2017 और 2021 में, और अभी भी ये सिर्फ रिटायर है, ये आगे चल के चालू किया जा सकता है। बस इतनी बात आपको समझनी थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन झारखंड के केस में अगर देखा जाए, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा पहला जो है फर्स्ट लार्जेस्ट जो है थर्मल पावर जनरेशन स्टेशन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो इसको बोला जाता है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। लोकेशन की बात करें तो ये चंद्रपुरा में है। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1964 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चंद्रपुरा में, जो कि एक बरमो सब डिवीजन है। अगर आप झारखंड से हो तो आपको नाम सुना ही होगा। बरमो सब डिवीजन है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये चंद्रपुरा उस जगह में है। ठीक है, चंद्रपुरा ब्लॉक करके बोला जाता है बरमो सब डिवीजन में। तो वहां पर जो है ये आपके जो दामोदर नदी का जो बैंक है, मतलब तट है, उस जगह में है। और अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1964 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बात करें इसका जनरेशन कैपेसिटी की तो वर्तमान में ये 500 मेगावाट जो है इसका जनरेशन होता है, पावर जनरेशन यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, 500 मेगावाट का यहाँ पे 2 यूनिट लगा है, 250 मेगावाट का, 250 मेगावाट का 2 यूनिट लगा हुआ है। तो टोटल 500 मेगावाट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है याद रखना है, जब 1964 में ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में जो है इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरह से बहुत सारे थे। अभी वर्तमान में बोला जाता है कि इसमें टोटल 8 यूनिट लग चुके हैं। तो अभी सिर्फ 2 यूनिट चालू है, यूनिट 7 और यूनिट 8, यही 2 यूनिट चालू है। बाकी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक ये पूरा जो है डीकमीशन कर दिया गया है इसको। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है, मतलब कि 2017 आते आते ये कंप्लीटली डिकमीशन हो गया है। लेकिन अभी सिर्फ यूनिट 7 और यूनिट 8 चालू है, जो कि 2 यूनिट है 250 मेगावाट का। तो इस तरीके से इसका जनरेशन कितना, 500 मेगावाट। अगर हम स्पेशल फैक्ट्स की बात करें, अरे यार गलत जगह में लिखा गया ये, यूनिट 1 से यूनिट 6 जो है डीकमीशन। चलो, द पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड विद द झारखंड गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। मतलब कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। इसके अलावा झारखंड गवर्नमेंट की भी इससे हिस्सेदारी है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ही, जो पश्चिम बंगाल सरकार है, उसके भी इसमें हिस्सेदारी है। तो ये जो पूरा जो पावर प्लांट है इसमें 3 हिस्सेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, झारखंड गवर्नमेंट, और जो पश्चिम बंगाल का सरकार है उसके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बीपीएससीएल, बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बीपीएससीएल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में मैंने जब डैम वगैरह या नदी घाटी परियोजना पढ़ा रहा था उस टाइम में भी मैंने बताया था, दामोदर घाटी परियोजना के अंडर में, कि ये जो है आपका ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें बीपीएससीएल मतलब कि जो आपका बोकारो स्टील प्लांट है और दामोदर घाटी परियोजना है, उन दोनों की जो है इसमें ज्वाइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है। लोकेशन की बात करें तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2001 से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि जो पावर जनरेशन है वो 2001 से इसमें हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कैपेसिटी की तो 338 मेगावाट का जो है यहाँ पे पावर जनरेशन किया जा रहा है, 338 मेगावाट का।
स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि सेल के अंडर में जो बोकारो स्टील प्लांट है उसका हिस्सेदारी है और दामोदर वैली कारपोरेशन, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। 338 मेगावाट का पावर जनरेशन होता है। अब यहां से जो पावर जनरेशन होता है वो स्पेशली बोकारो स्टील प्लांट को जो है प्रोवाइड किया जाता है वहां के स्टील जनरेशन के लिए, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन के लिए। मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल के नाम से जाना जाता है। निरसा करके जगह है धनबाद में, वहां ये पड़ता है आपका मैथन पावर प्लांट, पावर लिमिटेड। अगर हम स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2001 में जो है मैथन पावर लिमिटेड एक थर्मल पावर जनरेशन प्लांट है, उसका 2011 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। और ध्यान रखना है इसके जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 1050 मेगावाट जो है यहां से जनरेट किया जाता है। 2 यूनिट है 525 मेगावाट का, तो टोटल 1050 मेगावाट जनरेशन हो रहा है। अब इसमें खास बात क्या है, दिस प्रोजेक्ट इज इंडिया फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट। ये जो है एक तरह से बोलना चाहिए इंडिया का पहला जो है पब्लिक प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट है मैथन पावर लिमिटेड। अब इसमें जो है 2 लोगों की हिस्सेदारी है, एक तो टाटा पावर की है, मैथन पावर में टाटा पावर, और दूसरा जो है दामोदर वैली कारपोरेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि एक तो पब्लिक भी है और दूसरा प्राइवेट भी है। टाटा कंपनी क्या है, प्राइवेट है, और पब्लिक मतलब दामोदर वैली कारपोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, कंपनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीपीपी मॉडल पे ये आधारित है। दिस प्रोजेक्ट इज इंडिया फर्स्ट 525 मेगावाट यूनिट थर्मल पावर प्लांट यूजिंग सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो देखो एक चीज ये भी पूछता है कि इंडिया का पहला सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है कौन से प्लांट पे बेस्ड है, या कौन से प्लांट पे जो है यूज किया गया सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को। तो इसके पहले भी हालांकि सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता था, लेकिन इतना बड़ा प्लांट नहीं होता था। 525 मेगावाट को कंप्लीटली सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये पहला पावर प्लांट है इंडिया का। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, याद रखना है कि यहाँ पर जो है पब्लिक जो मैं बोल रहा था पीपीपी मॉडल पे आधारित है ये पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल पे आधारित का मतलब ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ना झारखंड का कौन सा जो थर्मल पावर जनरेशन है जो इनिशियली जो है पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, तो मैथन पावर लिमिटेड पहला जो है झारखंड का। इनफैक्ट इंडिया में इतना बड़ा प्लांट पहले पीपीपी मॉडल पे नहीं था, तो ये पहला ऐसा मॉडल है जो पीपीपी बेस्ड एक पावर प्लांट है जिसमें टाटा पावर और दामोदर वैली कारपोरेशन की हिस्सेदारी है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये इंडिया का पहला जो है सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कौन सा है, तो याद रखना है कि सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है मैथन पावर लिमिटेड ही है। सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब ये होता है कि देखो यार ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, स्पेशली जैसे कि बोला जाता है कि इसमें जो प्रेशर होता है वो 3200 पाउंड पर स्क्वायर इंच, उस प्रेशर के नीचे होता है इसका जो स्टीम का प्रेशर होता है वो, क्योंकि ये पूरा थर्मल पावर जनरेशन है तो स्पेशली स्टीम पे ही बेस्ड है। तो इसका जो स्टीम प्रेशर होता है वो बिलो 3200 पाउंड पर स्क्वायर इंच से कम होता है। दूसरा इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 1025 डिग्री फ़ारेनहाइट से, मतलब 550 डिग्री सेल्सियस से जो है कम होता है। टेम्परेचर जो है इसका 550 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, और इसका जो प्रेशर होगा वो 3200 पाउंड पर स्क्वायर इंच से कम होगा। तो ये इसकी खासियत होती है, मतलब ज्यादातर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें टेम्परेचर इससे ज्यादा चला जाता है, प्रेशर इससे ज्यादा चला जाता है, लेकिन सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के यही खास है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है और प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, ताकि जो बॉयलर वगैरह है वो फटने के चांसेस उसमें कम हो। ठीक है, ये बात है। दूसरा ये कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 33 से 37% तक की इसकी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी इसकी 33 से लेकर के 37% तक का एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब ये है
कि जो कोयला में एनर्जी है उस एनर्जी का लगभग 37% तक का एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कोयले का लगभग 35 से 40% तक का एनर्जी को टोटली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना, ये सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की खासियत होती है। खैर, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन। तो कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, अगर लोकेशन की बात करें तो बांझडी करके जगह है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, जयनगर करके ब्लॉक है, उस एरिया में ये पड़ता है झारखंड में। ठीक है, बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो 2013 में इसका पहला यूनिट शुरू हुआ था, 2015 में इसका दूसरा यूनिट शुरू हुआ था और दामोदर घाटी परियोजना के अंदर में ही आता है। 1000 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। 2 यूनिट लगा है यहाँ पे 500 मेगावाट का। स्पेशल फैक्ट की बात करें तो ये जो पावर प्लांट है वो दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा जो है ये ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और कुछ खास बात तो इसमें आपको ध्यान रखना नहीं है ज्यादा। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज याद आया, रिसेंटली झारखंड पीएससी के किसी एग्जाम में जो है ये पूछ दिया था कि कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में कौन से टाइप का कोयला को जो है प्राइमरी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, मतलब इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए। तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा कोयले को यहाँ पे प्राइमरली जो है फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो उस टाइम में आंसर वही है, बिटुमिनस। जो बिटुमिनस कैटेगरी का कोल है उसको जो है यहाँ पे यूज किया जाता है एज ए प्राइमरी फ्यूल। चलो नेक्स्ट है थर्मल पावर जनरेशन का पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। लोकेशन है पतरातू, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका 1973 से जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन याद रखना है, जब ये उस टाइम में जब चला था तो उस टाइम में 1973 में 840 मेगावाट का जो है पावर जनरेशन यूनिट्स लगाए गए थे। लेकिन अब वो सारे के सारे जो है अब वो नहीं है, मतलब कि वो सारे जनरेटिंग यूनिट्स को जो है बंद कर दिया गया है। बाद में 2015 में जो है इसको रीओपन किया गया, 2015 में इसको रीओपन किया गया। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है पूछ दे। स्टैब्लिशमेंट इसका हालांकि 1973 से है, जब 840 मेगावाट का यहाँ पे जनरेशन होता था और बाद में जो है इसको बंद कर दिया गया। और 2015 में जब इसको फिर से शुरू किया गया तब इसका जो वो है, क्या बोलना चाहिए, जनरेशन कैपेसिटी है वो 840 मेगावाट का जो है यहाँ पे उस टाइम में था 840 मेगावाट का। अच्छा, इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा। जब ये था तब 840 मेगावाट, वर्तमान में जब इसको रीओपन किया गया है तब जो है इसकी कैपेसिटी हो गया है 2400 मेगावाट। लेकिन थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये अभी तक जो है कंप्लीटली शुरू नहीं किया गया है, अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन माना जाता है 2400 मेगावाट का। हालांकि ये 2023 में शुरू होने की बात हो रही थी और अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग इसको अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन करेंट रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में जाता है। तो अभी इसको जो है 800 800 800 मेगावाट के 3 यूनिट यहाँ पे चालू करना है। 800 मेगावाट के 3 यूनिट, मतलब कि 2400 मेगावाट ये स्टार्ट होगा। 2015 से इसका रीओपन हो गया है और कंस्ट्रक्शन इसका जारी है, लेकिन अभी भी इसका कमीशन नहीं हुआ है इसके सारे यूनिट्स। तो याद रखना है 2015 में रीओपन के बाद में 2400 मेगावाट की इसकी जनरेशन कैपेसिटी है। स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो द पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय द झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसको पहले जो है झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहा जाता था, अब जो है इसको झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड कहा जाता है, JBVNL। तो इसके द्वारा जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये खास बात है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है 2015 में। ठीक है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू किया गया था। तो 4th 5 ईयर प्लान, मतलब 1973 4th 5 ईयर प्लान में इसको स्टार्ट किया गया था।
हाँ, एक चीज और पूछ दिया था पतरातू के बारे में, ये किसकी सहायता से इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था? तो उस टाइम में जो है सोवियत यूनियन के जो है सहायता से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान विद असिस्टेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के सहायता से इसको स्टार्ट किया गया था। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन। अच्छा, अभी एक चीज मुझे याद आया, ये जो JBVNL है, किसी एग्जाम में तो पूछा था कि इसके वर्तमान में जो है MD कौन है। तो अभी इसके वर्तमान में MD है, IS है अविनाश कुमार। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जो MD हैं उनका नाम है अविनाश कुमार, जो कि एक IS ऑफिसर है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसके जो है ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, और MD है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अविनाश कुमार, याद रखना है, ठीक है। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन लोकेशन है लालपनिया करके, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन, ये भी कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन है। और अगर हम बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो 1955 1995 96 के आसपास जो है ये एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। अगर हम जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है 210 मेगावाट के 2 यूनिट्स लगाए गए हैं। तो 420 मेगावाट का इसके जनरेशन कैपेसिटी है। अगर हम स्पेशल फैक्ट की बात करें तो द पावर प्लांट इज ओन्ड बाय झारखंड स्टेट ओन्ड तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड। तो एक चीज याद रखना है, तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन के लिए एक जो है निगम बनाया गया और उसका नाम रखा गया तेनूघाट विद्युत निगम, ठीक है। तो ये तेनूघाट विद्युत निगम के द्वारा इसको जो है ओन किया जाता है, उसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको शेयर कर दूं। देखो, ये जो है तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, थर्मल पावर प्लांट तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन से। इसके अलावा जो है जो सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्ट है उस एरिया को, तेनूघाट एरिया में जो है बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां जो पिछड़ा इलाका है उसको एक तरह से सोशली और इकोनॉमिकली जो है उसको अपलिफ्ट करने का टारगेट इसको दिया गया था, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड। इस पावर थर्मल पावर स्टेशन की वजह से उस क्षेत्र के आसपास के हिस्से में किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था उस टाइम में, ठीक है। और खास तौर पे अगर हम इसकी वो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये रांची में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जब 1995 में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट बिहार था उसके चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। बाद में जो है इसको 1996 में जो है स्टार्ट किया गया, इसका कमीशन जो है स्टार्ट किया गया। और बाद में जब राज्य बना झारखंड तो ये झारखंड के हिस्से में आया और तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड जो है झारखंड स्टेट के द्वारा जो है इसको ओन किया गया, ठीक है। 210 मेगावाट का 2 यूनिट यहाँ पे लगाया गया था। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोड्डा थर्मल पावर स्टेशन। अब ये जो गोड्डा थर्मल पावर स्टेशन है वो करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। लोकेशन है इसका गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। एस्टेब्लिशमेंट इसका अभी 2022-23 को ही माना जाता है, कमीशन डेट इसको 2023 माना गया है, ठीक है। अब बात करें जनरेशन कैपेसिटी के तो यहाँ पर जो है 800 मेगावाट के 2 यूनिट जो है लगाया गया है।
जो कि 1600 मेगावाट बनाते हैं, ठीक है। अब रही बात ये किसके द्वारा जो है इसको ओन किया जाता है, तो अडानी पावर के द्वारा जो है इसका एक एमयू साइन किया गया बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 11 अगस्त 2016 को, और उसके बाद में यहाँ पे 800 मेगावाट के 2 यूनिट जो है थर्मल पावर जनरेशन जो है स्टार्ट किया गया बनाना, ठीक है। तो इसमें जो है अडानी के पास बीओओ बेसिस पे इसको जो है दिया गया है इस पूरे थर्मल पावर स्टेशन को स्टैब्लिश करने का, मतलब बिल्ड एंड ऑपरेट वो बनाएगा और वही ऑपरेट करेगा अडानी पावर। हालांकि इसको गवर्नमेंट की मंजूरी है, लेकिन ये फिर भी एक प्राइवेट सेक्टर का जो है थर्मल पावर जनरेशन कहलाएगा, क्योंकि इसको अडानी पावर जो कंपनी है उसके द्वारा इसको ओन किया जाता है। अब ये खास बात ये है कि अभी ये रिसेंटली न्यूज में बहुत रहा है, और उसका रीजन ये है कि पिछले 2-4 सालों में जो है लगातार किसानों ने जो है आंदोलन किया है, प्रोटेस्ट किया है इसको लेकर के, क्योंकि उस क्षेत्र के जमीन को हड़पने की शिकायतें मिली थी, और बाद में जो है वहां पे हाई टेंशन जो वायर्स है, केबल्स है, उसको जब वहां पे लगाया गया तो खेतों के बीच से और जो बगीचे होते हैं उनके बीचों बीच से वो ले गया गया था, तो उसकी वजह से जो है किसान वहां पे नाराज थे और प्रोटेस्ट किया गया था। तो ये रिसेंटली न्यूज में रहा है और बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह इसके द्वारा जो इसके लिए इससे रिलेटेड जो है लिखा गया था। तो मे भी ये करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपसे पूछ दें। अभी वर्तमान में 2023 में ही जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है, इसके दोनों यूनिट जो है अभी अप्रैल 2023 की ही बात है। अभी अप्रैल 2023 में एक यूनिट को शुरू किया गया, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, जून में 2023 में इसका दूसरा यूनिट 800 मेगावाट को इसको स्टार्ट कर दिया गया, कमीशन कर दिया गया। तो इस तरीके से गोड्डा थर्मल पावर स्टेशन एक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, प्राइवेट थर्मल पावर स्टेशन है। कुछ और हम बात कर लेते हैं थर्मल पावर में। एक है नॉर्थ करणपुरा थर्मल पावर स्टेशन। अगर हम बात करें ये कहाँ पे है, तो चतरा जिला में है। चतरा जो जिला है झारखंड का, वहां पे ये लोकेटेड है। बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो अभी अभी की बात है 2023 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो 1980 मेगावाट जो है इसका जनरेशन कैपेसिटी है, ठीक है। द पावर प्लांट इज ओन्ड बाय एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के द्वारा इसको ओन किया जाता है। तो एनटीपीसी का ये नया जो है थर्मल पावर स्टेशन है, नॉर्थ करणपुरा थर्मल पावर स्टेशन, 2023 में ही इसको जो है स्टार्ट किया जाना है। हालांकि ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन के सेक्शन में ही आता है, क्योंकि ऑफिशियल साइट्स वगैरह में ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही शो हो रहा है, लेकिन ये 2023 में ही ये स्टार्ट होने वाला है। एनटीपीसी के द्वारा जो है इसको जनरेशन इसका शुरू किया जाना है। तो यहाँ पे 660 मेगावाट का 3 यूनिट यहाँ पे लगाया जाना है, लग गया है समझो, और ये स्टार्ट अभी होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करें, तो मैंने अभी रिसेंटली हाइड्रो पावर स्टेशन वाले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन जो दामोदर घाटी परियोजना के अंडर में भी है, और कुछ और है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मैथन, पंचेत, तेनूघाट और कोनार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, ये सब किसमें है, दामोदर वैली में है। थोड़ा सा डिटेलिंग में देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो ये जो तिलैया हाइड्रो पावर स्टेशन है ये दामोदर घाटी परियोजना के अंदर में ही आता है। कौन सी नदी पे है, तो बराकर रिवर में है। ये चीज पूछता है आपसे, बाई चांस पूछ दे कि तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सी नदी पे है, तो याद रखना है बराकर नदी में है, जो कि दामोदर घाटी का ही सॉरी दामोदर नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तिलैया जगह का नाम है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये चीज भी ध्यान रखना है, तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1953 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। जो डैम बनाया गया था तिलैया डैम, वो 1953 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। जनरेशन कैपेसिटी, छोटा सा जनरेशन कैपेसिटी है, 4 मेगावाट है। हालांकि देखो मैं अगेन बोल रहा हूं कि अलग अलग बुक में इसमें कई जगह 40 मेगावाट लिखा रहता है, कई जगह 60 मेगावाट लिखा रहता है, लेकिन वो नहीं है। 4 मेगावाट ऑफिशियल साइट में, दामोदर घाटी परियोजना के ऑफिशियल साइट में 4 मेगावाट ही इसमें बताया गया है, और वही आपका ऑथेंटिक डेटा माना जाएगा, ठीक है। स्पेशल फैक्ट की बात करें तो ये फर्स्ट ऑफ द 4 मल्टीपर्पज डैम में से एक है, मतलब 4 मल्टीपर्पज डैम बनाया गया था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंडर में, उसमें से ये पहला है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है झारखंड पीएससी वगैरह में कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के जो 4 मल्टीपर्पज डैम थे उसमें से फर्स्ट कौन था,
तो वो तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का जो तिलैया डैम है वो पहला डैम था, और उसी में पहला जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाया गया 1953 में, ठीक है, 4 मेगावाट का। दूसरा जो डैम बनाया गया वो 1957 में बनाया गया, 55 में बनाया गया, कोनार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बोला जाता है। तो ये कोनार नदी में है और ये हजारीबाग जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये हजारीबाग जिले में 1955 में, मतलब 53 के बाद में 55 दूसरा ये डैम बनाया गया था, कोनार डैम। अब ये जो है आपको याद रखना है, वर्तमान में इसमें जनरेशन कैपेसिटी अभी रिटायर्ड है तो इसमें नील है, लेकिन हाँ ये है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, मे बी इन फ्यूचर ये शुरू होगा, तो ध्यान रखना है। फिलहाल कोनार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है स्टार्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो पावर जनरेशन अभी नील है, इसलिए उसको हटा देना, उसमें कोई और वो है नहीं। अगर हम बात करें नेक्स्ट का, तो वो है मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, जो कि बराकर रिवर में है, धनबाद में। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1957 में जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका। अगर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो ये 63 मेगावाट का इस पे जनरेशन कैपेसिटी है इसका, 63 मेगावाट पावर जनरेशन होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचेत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो पंचेत हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन है ये बनाया गया, ये इसका जो लोकेशन है वो दामोदर नदी में ही है, धनबाद में। अगर हम बात करें स्टैब्लिशमेंट की तो 1953 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर कैपेसिटी की बात करें तो अगेन इसको अलग अलग बुक में 40 मेगावाट 60 मेगावाट इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन याद रखना है 80 मेगावाट ऑफिशियल डेटा है, जो कि दामोदर वैली कारपोरेशन के ऑफिशियल साइट में दिया गया है 80 मेगावाट। स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो देखो इसमें पंचायत में याद रखना है कि एक तरह का दामोदर नदी पर इसके पहले जो भी बने थे, मतलब कि कोनार हो गया तो कोनार नदी में था, मैथन हो गया वो आपके बराकर नदी में था, और इसके पहला जो पहला वाला जो बांध है जिसको हम क्या बोलते हैं तिलैया बांध, वो भी जो है बराकर नदी में था। लेकिन पंचेत जो है सीधा दामोदर रिवर में ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा है इस कैटेगरी में चारों में से जो सीधा दामोदर नदी में है, उसके सहायक नदियों में नहीं है, ठीक है। एक है आपका स्वर्ण रेखा जिसको हम हुंड्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहते हैं। तो ये हुंड्रू जो जलप्रपात है, हुंड्रू वाटरफॉल है, उसी में ही ये बनाया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जा रहा है। अब ये जो है लोकेशन अगर हम बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी में है, रांची का जो और माझी क्षेत्र है वहां पे, जहां पे हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट हालांकि इसका 1989 को माना जाता है, जो यहाँ पे डैम बना हुआ है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1989 है। अगर हम बात करें इसका जनरेशन कैपेसिटी का, तो देखो गलतियां कहां होती है, बहुत सारे बुक में आपको ये 120 मेगावाट दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये 120 मेगावाट नहीं है, ये 1 to 20 मेगावाट है। अब इसको क्यों ऐसे बुक में मिसप्रिंट हुआ है भगवान जाने, लेकिन याद रखना है क्योंकि गवर्नमेंट ने, झारखंड गवर्नमेंट ने ये कहा है, और जो बिजली विभाग है झारखंड का, उन्होंने ये चीज क्लियरिफाई किया है कि जितने भी वाटरफॉल के अंडर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन स्टार्ट होगा उसकी कैपेसिटी 1 से लेकर 20 मेगावाट तक हो सकता है, उससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है स्वर्ण रेखा या हुंड्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इलेक्ट्रिक स्टेशन का भी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 1 to 20 मेगावाट है, मैक्सिमम 20 मेगावाट तक का पावर जनरेशन वहां पे हो सकता है, ठीक है। अब ये किसके अंडर में है, ये जरेडा के अंदर में है। जरेडा का मतलब है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो काम है वो
होगा जितने भी वाटरफॉल हैं। इसके अलावा कई वाटरफॉल को इसमें नोटिफाई किया गया है, तो उन वाटरफॉल्स में जो है पावर जनरेशन, ठीक है। और वाला सेक्शन देखेंगे, खनिज में कौन कौन सा चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है वो चीज। अच्छा, इसी से मुझे याद आया यार, जिरेडा से याद आया, जिरेडा जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सपोर्ट करता है, और इसी के अंडर में अभी जाएगा, सोलर पावर जनरेशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें भागीदारी होगी डीवीसी की, मतलब कि दामोदर वैली कारपोरेशन के अंदर में, और जितने भी डीवीसी के अंदर में अलग अलग क्षेत्र है, वहां पे जो फ्लोटिंग वाला होता है, मतलब कि नदियों के बीच में जो है फ्लोट सोलर जो पैनल लगाया जाता है वो लगाया जाएगा, और उसके थ्रू जो है 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, ये बोला गया है जिरेडा के अधिकारियों के द्वारा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में 2200 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन के चांसेस है झारखंड के दामोदर वैली कारपोरेशन के अंडर में जितने भी मल्टीपर्पज जो डैम्स वगैरह हैं उनके नदियों में, ठीक है। उससे जो है फ्लोटिंग वाला जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इसको बोला जाता है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। हिस्सेदारी होगी इसकी डीवीसी की, बाई डीवीसी एंड जिरेडा। चलो, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल, और कल के क्लास में डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में, झारखंड के जितने भी खनिज वगैरह है उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग का हिस्ट्री वगैरह वाला सेक्शन जो है हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री बचेगा और आर्ट एंड कल्चर बचेगा, ठीक। तो वो सेक्शन जो है थोड़ा लेंदी सेक्शन है, हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर वगैरह। और आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो है आ जाते हैं, हिस्ट्री में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो आ जाएगा। तो आज का क्लास मेरे ख्याल से 11वां लेक्चर है या 12वां लेक्चर है, जो भी है। तो 20 लेक्चर हम लोग को कंप्लीट करना है झारखंड जीके को, और थोड़ा सा टाइम है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज जो है आप लोग को बाद में चल करके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, और अच्छा खासा वेटेज है जीके वाला सेक्शन में, तो तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इन फ्यूचर भी आप लोग के ये काम आ जाएगा। चलो, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।